गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं राकेश कुमार झा एक बार फिर से आप सभी का अपने इस वीडियो लेक्चर में स्वागत करता हूँ। ये पुरानी एनसीईआरटी की सीरीज़ के अंतर्गत क्लास 6 के हिस्ट्री का अध्याय 1 है, जिसका नाम है आदिम मानव। आदिम मतलब शुरुआती मानव। आदि मतलब होता है प्रारंभ या शुरुआत। तो शुरुआती मानव के बारे में आइए हम इस वीडियो लेक्चर को शुरू करें। और आगे बढ़ने से पहले एक बार आप सबसे मेरा एक आग्रह है कि प्लीज़ यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही ऑल नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दें, क्योंकि इस पे मैं रेगुलर बेसिस पे आपको वीडियोस प्रोवाइड कराऊंगा जो आपकी तैयारी में सहायक सिद्ध होगी। तो आइए हम शुरू करते हैं आज के का ये अपना वीडियो लेक्चर। सबसे पहले बात आती है खाना बदोश। खाना बदोश मनुष्य। खाना बदोश, खाना मतलब होता है खाना मतलब भोजन। बदोश मतलब होता है जो उसके लिए दर बदर भटकता रहे, उसको हम कहते हैं खाना बदोश। यानी कि उन लोगों को खाना बदोश कहते हैं जो शिकार करते थे और जिनका जीवन पौधों व फलों पर निर्भर था। अस्थायी जीवन में परिवर्तित होने में उन्हें लाखों साल लग गए थे। खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक तक की अवस्था तक पहुंचने में आदमी को करीब 3 लाख साल लगे, परंतु एक बार यह सीखने के बाद मनुष्य ने बड़ी तेजी से उन्नति की, यानी बड़ी तेजी से उन्होंने विकास किया। मनुष्य का अपने आसपास के वातावरण पर, अब यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है कि मनुष्य का अपने आसपास के वातावरण पर जितना अधिक नियंत्रण होता है, यानी कि आपका नियंत्रण अगर अपने आसपास के वातावरण पर जितना ज़्यादा होगा उतनी ही अधिक तेजी से वह उन्नति करता है। आरंभ में यानी शुरुआत में लोग खानाबदोश थे। यानी खानाबदोश का मतलब क्या है? यानी वे भोजन और आश्रय यानी कि रहने की जगह की तलाश में झुंड बनाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे। आमतौर पर एक झुंड में कुछ पुरुष, स्त्रियां तथा बच्चे होते थे। सुरक्षा की दृष्टि से अकेले रहने की बजाय समूह बनाकर रहना बेहतर था। उन दिनों का जीवन सचमुच ही बड़ा कठिन था, क्योंकि लोग पेड़ों के फल फूल, जंगली पौधे खाते थे और जो जानवर मिल जाते थे उनका शिकार करते थे। वे साग भाजी यानी कि सब्जी और जो साग वगैरह है या अनाज पैदा करना नहीं जानते थे। इसलिए जब वे एक स्थान पर मिलने वाली सभी वस्तुओं को खाकर खत्म कर देते थे तो उन्हें भोजन की तलाश में अन्य किसी स्थान पर जाना पड़ता था, यानी दूसरी जगह पे उन्हें जाना पड़ता था। इस प्रकार जब वे एक स्थान पर पाए जाने वाले अधिकांश पशुओं का शिकार कर लेते तो शिकार की खोज में उन्हें दूसरे स्थान पर जाना पड़ता था। यदि कहीं गुफाएं होती तो मनुष्य उन्हीं में रहने लगते थे, अन्यथा वे बड़े पेड़ों की पत्तों वाली शाखाओं के बीच अपने लिए शरण स्थान बना लेते थे, यानी कि रहने के लिए जगह बना लेते थे। उन्हें दो चीज़ों का भय रहता था, दो चीज़ों का डर रहता था। कौन कौन सी चीज़ थी? एक मौसम और दूसरी जंगली जानवरों का। आदिम मानव नहीं जानता था कि बादल क्यों गरजते हैं, यानी कि बादल के गरजने का कारण क्या है या बिजली क्यों चमकती है। जब किसी चीज़ का कारण नहीं समझ में आता है तो हम उससे ज़्यादा भयभीत होते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए अभी जो कोविड आई, तो कोविड के बारे में हमें जब तक जानकारी नहीं थी, पूरी विस्तृत रूप से जानकारी नहीं थी, तो हम ज़्यादा डर रहे थे। लेकिन आज क्या है कि जब हमें पता चल गया है कि अब इसके वैक्सीनेशन भी आ चुके हैं और साथ ही इससे बचने के उपाय की भी जानकारी हमें हो गई है कि कैसे हम बच सकते हैं, कैसे अपने आप को सेफ रख सकते हैं, तो अब हम उससे डरते कम हैं।
तो बाघ, शेर, चीता, हाथी और गैंडे जैसे खूंखार जानवर जंगलों में घूमते फिरते रहते थे, क्योंकि भारत में उन दिनों बहुत ज़्यादा जंगल था। इन जानवरों की तुलना में मनुष्य कमज़ोर थे, इसलिए उन्हें तो गुफाओं और पेड़ों में छिपकर अपनी रक्षा करनी पड़ती थी, या फिर अपने अनगढ़ यानी कि बिना गढ़े हुए बिना किसी विशेष आकार के हथियारों से उन्हें मार डालना पड़ता था। परंतु इन जानवरों से रक्षा का सबसे अच्छा उपाय था आग। रात के समय जब सभी प्राणी यानी कि सभी लोग, स्त्री, पुरुष और बच्चे गुफा में जमा हो जाते तो गुफा के मुंह पर आग जलाई जाती थी। आग के डर से जानवर गुफा के भीतर नहीं आते थे। शीतकाल में यानी ठंड में और तूफानी रातों में आग ही उन्हें आराम और सुरक्षा प्रदान करती थी। यानी कि जब ठंड का समय होता था तो उस समय में, ठंड के मौसम में, उन्हें आग से गर्माहट भी पैदा मिलती होती थी और सुरक्षा भी, यानी कि जानवरों से भी उनकी सुरक्षा होती थी। आग की खोज संयोग से हुई थी। चकमक पत्थर, एक विशेष प्रकार का पत्थर है। इसके दो टुकड़े को आपस में टकराने से एक चिंगारी उठी और जब वह सूखी पत्तियों और टहनियों पर गिरी तो उनमें से आग निकली। आग एक अजूबा था, परंतु आगे जाकर इनका अनेक कामों में इस्तेमाल किया गया। इससे रहन सहन में बड़ा सुधार हुआ। इस प्रकार आग की खोज को हम एक महान खोज कह सकते हैं। अब देखिए जरा, यहाँ ये कुछ चित्र दिया हुआ औजारों के चित्र हैं जो आदिमानव प्रयोग करते थे। उसके बाद आगे देखिए क्या है, औजार और हथियार। चकमक पत्थर का आग पैदा करने के अलावा अन्य कई कामों में इस्तेमाल होता था। चकमक पत्थर कठोर है, परंतु इनके चिप्पड़ यानी कि ऊपरी परत आसानी से निकलते हैं, इसलिए उन्हें तरह तरह के आकार दिए जा सकते हैं। चकमक पत्थर तथा कुछ अन्य किस्मों के पत्थर का औजार और हथियार बनाने में इस्तेमाल हुआ। इस तरह कुछ चीज़ें उपमहाद्वीप के विविध भागों यानी कि अलग अलग भागों की नदियों में मिली हैं। कुछ स्थानों में जैसे कश्मीर की घाटी में जानवरों की हड्डियों से भी औजार और हथियार बनाए जाते थे। यानी कि ध्यान रखना है कि कश्मीर की घाटी में से हमें क्या प्राप्त हुआ है, जानवरों की हड्डियां और से बने हुए औजार और हथियार। पत्थर के बड़े टुकड़ों से जो आदमी की मुट्ठी में आ सकते हैं, जैसे कि हथौड़े, कुल्हाड़ियाँ और बसूले बनाए जाते थे। आरंभ में यानी कि शुरुआत में बिना मूठ की कुल्हाड़ियों से पेड़ आदि की टहनियाँ काटी जाती थी। बाद में उसे डंडे से बांध दिया गया तो उसकी शक्ति बढ़ गई, यानी कि उसको उपयोग करना आसान हो गया, इसका बेहतर उपयोग होने लगा। औजारों के उपयोग से आदमी को बड़ा लाभ हुआ। इनसे वह पेड़ों की टहनियाँ काटने, औजारों से क्या करते थे तो पेड़ों की टहनियाँ काटने, जानवर मारने, जमीन खोदने, लकड़ी और पत्थर को शक्ल देने में वो समर्थ हो गए, यानी कि उसके लिए सक्षम हो गए, एबल हो गए। पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े जो प्रायः बड़े टुकड़ों के छीलन व कतरन होते थे, इतनी सावधानी से बनाए जाते थे कि उनमें पतली धार आ जाती थी और तब बारीक काम के लिए उनका चाकू या खुरचनी के रूप में उपयोग होता था, अथवा उन्हें नोकदार बनाकर तीर या भाले के साथ बांध दिया जाता था। पानी की सुविधा के लिए खाद्य संग्राहक प्रायः नदी या झरने के किनारे रहते थे। यदि हम लोग हिमालय की तराई यानी कि हिमालय की घाटी वाले एरिया में, जहाँ जो नीचे हिमालय का जो निचला हिस्सा है, उसकी नदियों के पाटों में या दक्कन के पठार के कुछ भागों में, जैसे कि नर्मदा घाटी में घूमेंगे और ज़मीन में गौर से देखेंगे तो जहाँ तहाँ यदा कदा मतलब जहाँ तहाँ जना में आदिम मानव का ऐसा कोई औजार हाथ लग सकता है।
और इन्हीं जो पुराने औजार होते थे इनको पुरातत्ववेता यानी कि जो पुरातत्व विज्ञान के जानकार हैं इन्हें क्या कहते हैं? अस्मोपकरण कहते हैं। अस्मोपकरण। अब बात करते हैं आदिम मानव के कपड़ों की। कपड़ों के बारे में कोई अधिक कठिनाई नहीं थी। गर्मी के मौसम में बिना कपड़ों के चल जाता था। बरसात या ठंडक के दिनों में मारे हुए पशुओं की खाल, वृक्षों की छाल अथवा बड़े पत्ते कपड़े के रूप में काम में लाए जाते थे। बदन पर लपेटे गए एक या दो मृग चर्म यानी कि हिरन की जो खाल होती थी वो शरीर को गर्म करने के लिए पर्याप्त थे। स्थिर जीवन का आरंभ। अब आदिम मानव ने कैसे स्थिर जीवन की शुरुआत की यानी कैसे एक जगह पे टिक के रहना प्रारंभ किया उसके बारे में जानते हैं। जैसे जैसे अपने आसपास की वस्तुओं का अधिक ज्ञान होता गया वैसे वैसे अधिक सुविधा का जीवन बिताने की व्यक्ति की लालसा बढ़ती गई यानी कि ऐसे ये तमन्ना बढ़ती गई, इच्छा बढ़ती गई कि कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा प्राप्त करें। कुछ नई खोजों के साथ आदमी का रहन सहन भी बदल गया। इनमें सबसे महत्वपूर्ण खोज थी क्या? पौधे उगाना और अन्न पैदा करना। भूमि में बीज डालने और पानी देने से पौधे उगते हैं। ये जान लेना क्या था? कृषि की शुरुआत थी। यह एक महत्वपूर्ण खोज थी क्योंकि उन्हें अब भोजन की तलाश में एक जगह से दूसरे जगह भटकने की जरूरत नहीं रह गई थी। यानी कृषि की शुरुआत एक महत्वपूर्ण खोज क्यों थी? क्योंकि अब उन्हें भोजन की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह भटकने की जरूरत नहीं रह गई थी। उन्होंने एक स्थान पर टिक कर रहने वाले किसान का जीवन शुरू कर दिया था। जीवन पद्धति में परिवर्तन भारत के विभिन्न भागों में अलग अलग समय में अलग अलग काल में यह परिवर्तन हुआ। अब जरा हम यहाँ पे ये देख लेते हैं। ये देखिए कुछ ये औजार हैं आदि मानव के। अब इसके बारे में थोड़ा जानते हैं कि औजार ये क्या है। मानव के आरंभिक इतिहास के हजारों वर्षों के एकमात्र अवशेष हैं पत्थर के अनगढ़ औजार जिनका इस्तेमाल शिकार तथा अन्य कामों में होता था। यह औजार अक्सर नदियों के कगार मतलब बिल्कुल लास्ट वाला जो छोर होता है नदियों का, जहाँ से नदियाँ शुरू होती है तो वो वाला जो क्षेत्र होता है उसको कगार कहते हैं। तो कगारों में मिलते हैं जहाँ उस समय के लोग जंगली जानवरों के शिकार की खोज में घूमते फिरते थे अथवा गुफाओं की जो शैलाश्रय मतलब पत्थरों से बने हुए जो आश्रय होते थे यानी कि रहने की जगह होती थी उन्हें शैलाश्रय कहते हैं। तो गुफाओं और शैलाश्रयों में मिलते हैं जहाँ वे रहते थे। इस युग में पत्थर के औजारों का खूब इस्तेमाल होता था। देखिए इस युग में पत्थर के औजारों का खूब इस्तेमाल होने के कारण इसे क्या कहते हैं? पाषाण युग कहते हैं। पाषाण मतलब पत्थर, युग मतलब काल। इसलिए किए गए पत्थर के औजारों के स्वरूप के आधार पर पाषाण युग को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्राचीन यानी कि पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल और तीसरा है उत्तर पाषाण काल। अपनी भोजन सामग्री के लिए लगभग पूरी तरह प्रकृति पर निर्भर थे। अपने आरंभिक औजारों से अनेक काम कर लेते थे जैसे मरे हुए पशुओं की खाल उतारना। अब देखिए औजारों से ये मुख्य काम क्या क्या करते थे? तो मरे हुए पशुओं की खाल उतारना, उनका मांस काटना, उनकी हड्डियां फाड़ना आदि। अनुभवों से उन्होंने सीखा कि पत्थरों से ठीक किस प्रकार चिप्पड़ निकाले जाते हैं। यानी कि उन्होंने धीरे धीरे अनुभव किया, एक्सपीरियंस के साथ उन्होंने ये सीखा कैसे कैसे उसके लेयर्स हटाए जा सकते हैं और ख़ास ज़रूरतों के लिए किस तरह औजार बनाए जाते हैं। मानव विकास के 3 अवस्थाओं के अनुरूप औजारों के 3 अलग अलग श्रेणियां हैं। अब ये देखिए जरा ये जो तीनों औजार हैं 1, 2
और ये 3, ये पूरा पाषाण युग के औजार हैं। इसमें देखिए सबसे पहला जो औजार है वो है गिट्टी नुमा औजार, जिनका गंडासे की तरह इस्तेमाल होता था, जिनमें काटने के लिए तेज धार बनाई जाती थी। ये वाली औजार, इसमें तेज धार बनाई जाती थी काटने के लिए, गिट्टी नुमा औजार है। उसके बाद दूसरा औजार था हाथ की कुल्हाड़ी। अनेक कामों में इस्तेमाल होने वाला यह औजार आमतौर पर नाशपाती के आकार का होता था और इसके दोनों ओर लंबी धार होती थी। जरा ये देख लीजिए इस तरीके से। और इसके बाद बात करें नंबर 3, वो चीड़ फाड़ का औजार, इसमें बसुले जैसी चौड़ी धार होती थी और इस प्रकार से ये इनका पूरा पाषाण युग के कुछ औजार हैं। उसके बाद 4 से जो 7, अब ये देखिए 4 से 7 की बात करते हैं तो 4 यानी कि ये वाले औजार, ये और एक ये जो है ना, ये मध्य पाषाण काल के औजार हैं। तो ये देखिए इसमें छेद करने वाले हैं, तीर के नोक हैं, खुरचनी है और भी बहुत सारे अलग अलग काम के लिए औजार हैं। उसके बाद ये जो है ना, ये देख लीजिए, ये उत्तर पाषाण युग के औजार हैं। ये वाले 8, 9, 10, 11 और ये 12, ये उत्तर पाषाण युग के औजार हैं। अभी इसके बारे में जानते हैं कि ये जो नोकदार चंद्रकला यानी कि चंद्र की कला ऐसे इस तरीके से ऐसे के आकार के और खुरचने वाले औजार आदि इनमें शामिल थे। इनमें कुछ औजारों का इस्तेमाल तेज दौड़ने वाले जानवरों को मारने के लिए होता था, यानी कि फेंक के। और इस युग में मनुष्य ने भोजन संग्रह में दक्षता प्राप्त कर ली थी, यानी कि उसमें एक्सपर्ट हो गए थे। और इसी से आगे बढ़कर मनुष्य ने पौधों की खेती करना शुरू किया। अब आगे की बात जानते हैं। अब यहाँ पे हम लोगों ने ये बात किया था इसकी कि जीवन पद्धति में परिवर्तन भारत के विभिन्न भागों में अलग अलग कालों में हुए और हमारे देश के अधिकांश स्थानों में यह परिवर्तन आज से करीब 4 से 5 हजार साल पहले हुए। अब पशुपालन के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। तो लोगों ने एक और महत्वपूर्ण खोज की। उन्हें पता चल गया कि जंगली पशुओं को पालतू बनाया जा सकता है, यानी वे उन्हें अपने काम के लिए उपयोग में ला सकते हैं। जैसे कि जंगली बकरे बकरियों को केवल मारा जा सकता था और उनका मांस खाया जा सकता था, क्योंकि जंगली बकरे जो हैं या बकरियां हैं उसे आप मार के उसका मांस खा सकते हो, यानी कि वो खा सकते थे। लेकिन उन्होंने ये समझ लिया कि पालतू बकरियों से प्रतिदिन दूध भी दे सकती थी और उनसे और भी बकरियां पैदा की जा सकती थी, यानी कि बकरियों की संख्या ज़्यादा हो सकती थी, उनमें से कुछ खाई भी जा सकती थी। इस प्रकार शिकार के लिए बाहर जाने की ज़रूरत नहीं रह गई थी। कुत्ते को पालना मनुष्य के लिए बड़ा फायदेमंद सिद्ध हुआ। पालतू बनाए गए देखिए बकरे बकरी के अलावा और जो दूसरे पशु पालतू बनाए गए थे वो थे भेड़ और ढोर। ढोर जो है ना खच्चर की तरह होता है। ढोरों का बड़ा लाभ था क्योंकि उनसे न केवल भोजन मिलता था और उससे इसे जो है ना वो हल जोतने के लिए भी इस्तेमाल करते थे। गाड़ी खींचने में इनका इस्तेमाल करते थे और उन्हें गाड़ी खींचने में भी उन्हें काम में लगाया जाता था। अब धातुओं की खोज कैसे हुई उसके बारे में जानते हैं। जब लोग एक स्थान पर अस्थायी रूप से बस गए तो उन्हें अन्न पैदा करने लग गए तो उन्हें सर्वप्रथम पेड़ों और झाड़ियों को काट कर या जलाकर जमीन साफ करनी पड़ी। इस काम में पहले के 2 आविष्कार जो थे, कौन कौन से 2 आविष्कार? आग और औजार पत्थर की। तो ये जो है ना पूरी तरीके से इन्हें सहायक सिद्ध हुए। पत्थर की कुल्हाड़ियाँ पेड़ और
झाड़ियाँ काटने के काम आई और बाद में ठूठ जला देने पर जमीन साफ होकर खेती के लिए तैयार हो गई। पत्थर की कुल्हाड़ियों से पेड़ काटना बड़े परिश्रम का काम था, पर सौभाग्य से एक दूसरी खोज ने पेड़ों को काटना क्या कर दिया, आसान बना दिया। यह थी धातुओं की खोज। आरंभ में तांबे की खोज हुई और बाद में तांबे के साथ दूसरी धातुएं मिलाई गई, जैसे रांगा, जस्ता या सीसा। इन्हें मिलाने से जो मिश्र धातु बनी वह कांसा कहलाई। यानी कि तांबे के साथ जब रांगा, जस्ता या सीसा में मिला दिया जाता था तो इससे जो धातु बनती थी उसे कांसा कहते थे। और जिस युग में ये कांसे का उत्पादन प्रारंभ हुआ और उससे बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल शुरू हुआ, उसे कांस्य युग के नाम से जाना जाता है, जो कि आगे हम पढ़ेंगे। यह सब कैसे हुआ, कच्ची धातु के पिंड को पिघलाकर किस प्रकार धातु तैयार की गई, यह हमें मालूम नहीं है, यानी कि इतिहासकारों को ही ज्ञात नहीं हो पाई है। धातु की छुरियाँ, कुल्हाड़ियाँ पत्थर के औजारों से अधिक पैनी और बेहतर काम करने वाली सिद्ध हुई। जिस युग में मनुष्य केवल पत्थर के औजारों का इस्तेमाल करता था उसे क्या कहते हैं, पाषाण युग, अथवा पुरा पाषाण युग या नव पाषाण युग कहते हैं। जिस युग में मनुष्य ने छोटे छोटे पत्थरों के औजारों के साथ धातु के औजारों का इस्तेमाल शुरू कर दिया, उसे ताम्र युग या कांस्य युग या ताम्र पाषाण युग कहते हैं। भारत के कई स्थानों से इस युग की तांबे या कांसे की कुल्हाड़ियाँ और छुरियाँ मिली हैं। ऐसे कुछ स्थान हैं जैसे ब्रह्मगिरी, कहाँ पे है ये, मैसूर के पास, और नवदा टोली, नर्मदा नदी के किनारे। उसके बाद बात करते हैं पहिया की। एक अत्यंत यानी कि बहुत ही महत्व की खोज थी चाक या पहिया, पर कोई नहीं जानता कि पहिए की खोज किसने की, कहाँ की और कब की। इसकी बात की किसी को जानकारी अभी तक नहीं हो पाई है, लेकिन इस खोज से आदमी के जीवन में बड़ी तेजी से प्रगति हुई, यानी कि विकास हुआ, डेवलपमेंट हुआ। पहिए या चक्र की आवश्यकता आज भी है, फिर वह चाहे हाथ की घड़ी जैसी छोटी चीज़ के लिए हो या रेलगाड़ी जैसी बड़ी चीज़ के लिए। आजकल हम देखते हैं कि वही जो है ना, पहिया के डिजाइन की हमारी घड़ी भी होती है और रेलगाड़ी के पहिए भी होते हैं, ट्रकों के पहिए होते हैं, बसों के पहिए होते हैं। तो पहिए का जो है ना चाक के रूप में भी इस्तेमाल होता है। आज भी बहुत चाक के रूप में इसका इस्तेमाल होता है। पहिए के आविष्कार ने जीवन को अनेक प्रकार से काफ़ी सुगम यानी कि आसान बना दिया। उदाहरण के लिए, पहिए के प्रयोग के पहले लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने के लिए या तो पैदल जाते थे या किसी पशु की पीठ पर बैठकर। लेकिन अब वे ऐसी गाड़ी बना सकते थे जिसे कोई पशु खींचता था, यानी कि पशु को उसमें लगा दिया और पशु के साथ उसको खींच के ले जा रहे हैं, और जिसमें एक से अधिक आदमी बैठकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच सकते थे। पहिए ने भारी चीज़ों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में सहायता दी, जो पहले संभव नहीं था। यानी कि भारी चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना बड़ा ही मुश्किल काम होता था। इसके अलावा चाक के प्रयोग ने मिट्टी के बेहतर बर्तन बनाने में भी अपना योगदान दिया। अब हम जानते हैं कि आरंभिक गांव किस प्रकार के थे। मानव का जीवन स्थिर यानी कि फिक्स हो जाने के बाद, एक अस्थायी जीवन होने के बाद दूसरे कई परिवर्तन हुए। जब तक लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकना पड़ा, तब तक उन्हें पुरुषों, स्त्रियों और बच्चों के बड़े समूहों में रहना पड़ा। समूह के भीतर एक दूसरे को सुरक्षा और सहायता मिलती थी। जब लोग एक स्थान पर अस्थायी रूप से बसने लगे और अपने लिए अन्न पैदा करने लगे, तो उनके बड़े समूह ही कायम रहे।
परंतु काम के लिहाज से उनकी पारिवारिक इकाइयां बन गई। एक गांव में कई परिवार बसते थे, इसलिए एक दूसरे को सुरक्षा और सहायता मिलती रही। अब उन्होंने अपने लिए झोपड़ियां बनाई। देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि जब वो एक जगह रहने लगे तो क्या वो सबसे पहले उन्होंने अपने लिए झोपड़ियां बनाई। जौ, चावल या गेहूं उगाने लगे, यानी कि सबसे पहले जौ उगाया गया था, चावल और गेहूं, गेहूं और चावल सबसे पहले उगाया गया था। और बकरियां, भेड़, ढोर और दूसरे पशु पालने लगे। ऐसे गांव सारे भारतवर्ष में, यानी पूरे भारत में पाए गए हैं। पर नदियों की घाटियों में, नदी की घाटी, नदी मतलब नदियां जहाँ पे नदियों के आसपास की दूरी में, समतल मैदानों में जहाँ जमीन अधिक उपजाऊ होती थी और फसल उगाना आसान था, उनकी तादाद अधिक थी। यानी कि घनी बस्तियाँ कहाँ पे हुई है, तो या नदी घाटी में, समतल मैदान में, और जहाँ पे ज़मीन अधिक उपजाऊ होती थी या फसल उगाना जहाँ पे आसान था, वहाँ पे लोगों की घनी आबादी हो गई। पुरातत्ववेत्ताओं ने ऐसे गांवों के अनेक अवशेषों की खोज निकाला। अवशेष मतलब जो बचे खुचे हुई चीज़ें होती हैं, उन्हें अवशेष कहते हैं। इन स्थलों को देखकर हम बता सकते हैं कि उस समय के लोग किस तरह का जीवन बिताते थे। गांव छोटे थे। अब देखिए किस तरह का जीवन बिताते थे, उसको हम जानते हैं कि गांव छोटे थे, झोपड़ियाँ एक दूसरे से सटी रहती थी। एक दूसरे के नज़दीक रहने से जंगली जानवरों से गांव की रक्षा करने में आसानी होती थी। झोपड़ियों के क्षेत्र को संभवतः मिट्टी की दीवार या कांटेदार झाड़ी की बाड़ से घेर दिया जाता था। खेत इस घेरे के बाहर होते थे। आमतौर पर गांव खेतों की अपेक्षा कुछ अधिक ऊंची भूमि पर बसा होता था। जनरली ये देखा जाता था कि गांव जो होता था वो खेत उससे नीचे होते थे और गांव थोड़ी ऊंची भूमि पर होती थी। झोपड़ियाँ घास फूस के छपरों से ढकी रहती थी और आमतौर पर एक एक कमरे की होती थी। यानी कि एक झोपड़ी में एक ही कमरा आमतौर पर देखने को मिलती थी। बल्लियों की ठटरी, बल्ली जानते होंगे कि जो बांस की बल्ली होती है, बल्लियों की ठटरी बनाकर उस पर टहनियाँ और फूस बिछाई जाती थी। झोपड़ी में आग जलाकर उस पर खाना पकाया जाता था। रात के समय उसी आग के चारों ओर परिवार के लोग सोते थे। अब क्या था कि अब भोजन कच्चा नहीं, पकाकर खाया जाता था। मांस को आग पर भुना जाता था। दो पत्थरों के बीच अनाज पीसा जाता था और आटे की रोटी बनाई जाती थी। अतिरिक्त अनाज बड़े बड़े घड़ों या मर्तबान मतलब मिट्टी के बर्तनों में रखा जाता था। खाना पकाने के लिए बर्तनों की जरूरत पड़ती थी। आरंभ में मिट्टी के बर्तन बनते थे, बाद में धातु के भी बनने लगे। शुरू में मिट्टी के बर्तन स्त्रियां बनाती थी। वे अपने हाथों से मिट्टी को गोल घड़ों, कटोरों और तस्तरियों में ढाल देती थी। फिर उन्हें धूप में सुखा लिया जाता था। आगे चलकर सुखाए गए इन मिट्टी के बर्तनों को भट्ठे या आवा जो कहते हैं, जो कुम्हार लोग एक से पे दूसरे बर्तन को देके और फिर उसके बाद जो है ना, एक अंडरग्राउंड चूल्हे जैसा होता है, ज़मीन के अंदर चूल्हा जैसा होता है जिससे आग देते हैं, तो उसको आवा कहा जाता है। तब ये बर्तन इतने सख्त और मजबूत हो जाते थे कि पानी में डालने पर भी नहीं गलते थे। और आगे चलकर चाक का इस्तेमाल होने लगा, तो चाक पर अधिक तेज़ी से बर्तन बनने लगे। ये बर्तन उसी प्रकार बनते थे जैसे आजकल गांवों में बनाए जाते हैं। ताम्रपाषाण युग के कुम्हार कभी कभी अपने बर्तनों पर सुंदर रूपांकन यानी कि सुंदर चित्र बनाते थे, रूपांकन करते थे, यानी सुंदर चित्र बनाते थे। अब आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा सा ये इसके बारे में जानते हैं। ये कुछ औजार
कुछ औजार और बर्तन दिए गए हैं। बर्तन जिसका इस्तेमाल बाद में लोगों ने किया, यानी कि जब वो उत्पादक बन गए उस समय। तो जरा देखिए, नवपाषाण युग, नवपाषाण युग या उसको ही हम खाद्य उत्पादक की अवस्था कह सकते हैं। एक ऐसा समय था जब लोगों के जीवन का ढंग पूरी तरह से बदल गया। इसके पहले वे जानवरों का शिकार करते थे और जंगली पौधों को जमा करते थे। जीवन के नए ढंग में उन्होंने पशुओं को पालतू बनाना और पौधों की खेती करना शुरू कर दिया। सबसे पहले ऐसा माना जाता है कि शायद कुत्ते, बकरी और भेड़ को पालतू बनाया गया। और पौधों की अगर बात करें तो पौधों में गेहूं और जौ सबसे पहले पैदा किए गए। गेहूं और जौ पैदा किए गए सबसे पुराने अनाज थे। इसके लिए क्या था कि कुछ निश्चित क्षेत्रों में बस जाना आवश्यक था। इससे गांवों और किसान समुदाय का विकास हुआ। यानी कि जब वो निश्चित क्षेत्र में बसने लगे तो इससे क्या हुआ कि किसान के पूरे समूह बने और गांव का भी विकास हुआ। यानी कि गांव भी बनने शुरू हुए और उन्हें भूमि साफ करने के लिए, खेती के लिए ज़मीन तैयार करने के लिए खास किस्म के औजारों की ज़रूरत पड़ी। उन्हें अपने अतिरिक्त अनाज को, यानी कि जो एक्स्ट्रा है उसको, उसके उपयोग से जो बच जाते थे उसको जमा रखने के लिए, या तरल चीज़ यानी कि लिक्विड वाली चीज़ जो होती थी, जो जैसे तेल वगैरह या दूध इत्यादि, उस चीज़ों को रखने के लिए बर्तनों की ज़रूरत पड़ी। इन ज़रूरतों के लिए उन्हें मिट्टी के बर्तन बनाने पड़े। सबसे पुराने बर्तन टोकरियों में मिट्टी का लेप लगाकर बनाए गए थे। आगे चलकर टोकरियों के बिना ही बर्तन बनाए गए। ऊपर खाद्य उत्पादक की अवस्था के कुछ औजार और अन्य चीज़ें दिखाई गई हैं। ये चीज़ें भारत के विभिन्न स्थलों से मिली हैं। अब जैसे देखिए नंबर 1 का ये वाला औजार, यानी कि ये जो है, ये क्या है, एक वजनदार डंडा होता था जिसका इस्तेमाल ज़मीन खोदने के लिए होता था। और इसी औजार में डंडे के ऊपरी हिस्से में एक गोलाकार पत्थर डाला जाता था और दूसरा सिरा नुकीला होता था। नुकीले सिरे से ज़मीन में छेद बनाया जाता था और जिसमें बीज बोया जाता था। उसके बाद अब ये देखिए, ये जो है ना, इसको देख के ही पता चल रहा है कि ये हंसिया है जो कि फसल काटने के लिए प्रयोग किया जाता था। फसल काटने की हंसिया लकड़ी के एक घुमावदार डंडे में पत्थर के छोटे छोटे धारदार चिप्पड़, यानी कि जो पतले पतले जो होते थे ऐसे, उसको फंसाकर यह औजार बनाया जाता था। उसके बाद अब ये देखिए, पत्थर की कुल्हाड़ी है। पत्थर को लकड़ी में लगा के यह कुल्हाड़ी बनाई जाती थी। इसका इस्तेमाल पेड़ों को काटने और छाटने के लिए होता था। किसका? कुल्हाड़ी का छाटने के लिए होता था। यह औजार कठोर पत्थर से बनाया जाता था। इसकी खपचियाँ निकालकर और उसकी धार बनाकर इसे लकड़ी के एक डंडे में फंसाया जाता था। उसके बाद अब ये देखिए, ये है आपका, ये है सिलबट्टा। सिलबट्टा जिसका इस्तेमाल अनाज पीसने के लिए होता था। और उसके बाद जब आप देखेंगे, ये देखिए, ये है, फिर उसके बाद ये और ये अलग अलग तरह के बर्तन हैं। मिट्टी के बर्तन है। एक कटोरे की पेंदी में चटाई के काम के चिन्ह दिखलाई देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, हम जानते हैं वस्त्र और आभूषण। वस्त्र और आभूषण के बारे में। ताम्रपाषाण युग के लोग आभूषण और सजावट के शौकीन थे।
अब उनको जंगली जानवरों और खराब मौसम के खिलाफ कठोर संघर्ष नहीं करना पड़ता था, इसलिए अब आभूषण बनाने के लिए उनके पास समय था। यानी कि अब उनके पास ना जानवरों का झंझट है, ना किसी से डरने की आवश्यकता है। अब वो जो है ना आराम से औजार मतलब आभूषण यानी गहने बना सकते थे। स्त्रियां सीप सीप जानते होंगे, जो पानी में, नदियों में और समुद्र में पाई जाती है। सीप की आजकल भी आभूषण हमें मिल जाते हैं। सीपियों और हड्डियों के आभूषण पहनती थी और बालों में सुंदर कंघियां लगाए रखती थी। अब केवल पशुओं की खाल कपड़े केवल पशुओं की खाल, पेड़ों की छाल और पत्तों के नहीं होते थे। अभी भी इनका प्रयोग होता था, लेकिन अब जो है ना इनका प्रयोग के साथ साथ कपास के पौधे की रुई से सूत काटने और कपड़ा बुनने की विधि खोज ली थी महिलाओं ने। अवकाश का समय यानी कि जब छुट्टी का होता था तो खेल और मनोरंजन में वो अपना समय बिताते थे, व्यतीत होता था। समाज, अब समाज की बात करते हैं। समाज कैसा था? तो जब लोग खाना बदोशी मतलब खाना की भोजन की खोज में एक जगह से दूसरे जगह भटकते रहते थे, तो उसको खाना बदोशी कहा गया। तो जब लोग खाना बदोशी का जीवन छोड़कर गांवों में रहने लगे, तब वे मनमानी नहीं कर सकते थे। उनके आचरण के नियम बनाना आवश्यक हो गया। यानी कि नियम बनाया गया कि क्या करना सही है, क्या करना गलत है। दूसरे परिवारों और दूसरे समूहों के साथ रहने के लिए यह जरूरी था कि गांव में कोई कानून और व्यवस्था हो। सर्वप्रथम सबसे पहले यही निश्चित करना था कि प्रत्येक व्यक्ति का क्या काम हो। कुछ आदमी खेतों में काम करने जाते, जबकि कुछ पशुओं की देखभाल करते या झोपड़ियां बनाते या औजार तथा हथियार बनाते। पुरुषों के साथ स्त्रियां भी खेतों में काम करती थी और पशुओं की देखभाल करती थी। कुछ स्त्रियां सूत काटती और कपड़ा बुनती थी। कुछ मिट्टी के बर्तन बनाती थी। स्त्रियां बर्तन बनाने के लिए कुम्हार के चाक का इस्तेमाल नहीं करती थी। केवल पुरुष ही चाक पर बर्तन बनाते थे। अब ध्यान दीजिए कि स्त्रियां बर्तन बनाने के लिए चाक का इस्तेमाल नहीं करती थी, सिर्फ और सिर्फ पुरुष ही चाक पर बर्तन बनाते थे। कौन क्या काम करे इसका निर्णय पूरा गांव मिलकर करता था। फिर भी गांव में एक ऐसे नेता या मुखिया की आवश्यकता थी जो आदेश दे सके, यानी कि जिनको ऑर्डर देने का अधिकार हो। गांव का सबसे जो बुजुर्ग व्यक्ति होता था, यानी वृद्ध आदमी ही मुखिया बनाया होता था और उसे ही सबसे अधिक बुद्धिमान समझा जाता था। अब उस समय के धर्म की भी चर्चा थोड़ी कर लेते हैं। तो जीवन के कुछ ऐसे पहलू थे जो मनुष्य के लिए पहेली बने हुए थे। हर रोज सूरज क्यों निकलता है, शाम को क्यों डूब जाता है, ये लोगों के लिए एक आश्चर्य का विषय था कि आखिर सूरज क्यों निकलता है, शाम को क्यों डूब जाता है। नींद व स्वप्न यानी सपने, जन्म, विकास, मृत्यु मनुष्य की समझ से बाहर थे। क्या कारण है कि हर साल ही ऋतुएं बराबर आती जाती हैं? मृत्यु के बाद व्यक्ति का क्या होता है? वे मृत्यु से डरते थे। वे बिजली की कड़कड़ाहट और भूकंप से भी डरते थे, क्योंकि वे उनका कारण नहीं जानते थे। जब हम, वही वाली बात है कि जब हम किसी चीज़ के बारे में नहीं जानते, किसी चीज़ का कारण हमें नहीं पता है तो हम उससे बहुत ही ज़्यादा डरते हैं, भयभीत होते हैं। कुछ लोगों ने इन सवालों के बारे में दूसरों की अपेक्षा अधिक सोचा, दूसरे की तुलना में इसके बारे में ज़्यादा सोचा और उनके उत्तर उन्होंने सुझाए। आकाश का एक देवता था जो सूर्य को प्रतिदिन आकाश में यात्रा करने की अनुमति देता था, ऐसा उन्होंने कहा। धरती की कल्पना एक ऐसे माँ के रूप में की गई जो फसलों और पौधों से अपने बच्चों का पालन करती है, और यदि हर सुबह सूर्योदय होता रहे
और धरती फसल पैदा करते रहे, तो आकाश के देवता और धरती माता को बलि देकर स्तुति गाने से संतुष्ट करना जरूरी था। यानी कि ऐसा माना जाता था कि प्रतिदिन सूर्यदेव आते हैं और धरती माता फसल उपजाती है, आकाश के देवता इनको परमिशन देते हैं, यानी कि इनको अनुमति देते हैं, तो धरती माता को जैन बलि देकर संतुष्ट करना चाहिए और उनका गुणगान करना चाहिए। मातृदेवी के रूप में धरती माता की छोटी मूर्तियां बनाई जाती थी। यानी कि मातृदेवी, मातृ मतलब माता के रूप में धरती माता की छोटी मूर्ति बनाई जाती थी और सर्वत्र यानी कि हर जगह उनकी पूजा होती थी। इस प्रकार कुछ व्यक्ति चमत्कारी हो गए और दावा करने लगे कि वे मौसम पर काबू कर सकते हैं, बीमारी अच्छी कर सकते हैं और नुकसान से लोगों की रक्षा कर सकते हैं। बाद में पुरोहितों का ऐसा वर्ग तैयार हुआ जो समूचे समाज की ओर से यज्ञ करता था और मंत्रों का गान करता था। मृत्यु एक ऐसे अन्य लोक की यात्रा समझी जाती थी जहां से कोई कभी वापस नहीं लौटता। इसलिए जब किसी पुरुष या स्त्री की मृत्यु हो जाती थी तो कब्र या समाधि बनाकर उसे जमीन में गाड़ दिया जाता था। जब कोई बच्चा मर जाता तो उनके शव को एक बड़े घड़े में रखकर गाड़ दिया जाता था। कभी कभी समाधि स्थल को बड़ी बड़ी प्रस्तर शिला यानी कि पत्थर, प्रस्तर मतलब पत्थर के बड़े बड़े टुकड़ों से घेर दिया जाता था। सब के साथ बर्तन, मन के और अन्य किसी चीज़ की समाधि में रख दी जाती थी, जिन्हें ग्रामवासी ये मरे हुए मनुष्य के लिए उनकी यात्रा में जरूरी समझते थे। वो चीज़ों को वो रख देते थे। इन लोगों के रहन सहन का ढंग या व्यवहार का तरीका उस आदिम अवस्था से काफ़ी आगे बढ़ गया था जब मनुष्य खानाबदोश था और हर रोज भोजन जुटाता था। अब उनके पास रहने के लिए अस्थायी जगह थी और वे अपने गांव में काफ़ी सुरक्षित थे। वे चीज़ें बनाने के नए तरीके खोज रहे थे, ऐसे तरीके जो उनके जीवन को अधिक सुखमय और सुगम बना रहे थे। परंतु अभी भी उनके जीवन में एक चीज़ का अभाव था जिसके कारण वे तेजी से उन्नति करने में असमर्थ थे। वो कौन सी चीज़ थी? तो वो लिखना नहीं जानते थे। वे अपने बच्चों को यह तो सिखा सकते थे कि कैसे फसल उगाई जाए, पशु कैसे पाले जाएं या बर्तन कैसे बनाए जाएं, परंतु वे लिख नहीं सकते थे। लिखने का ज्ञान आगे जाकर तब हुआ जब नगरों का जन्म हुआ। जब नगरों का जन्म हुआ, नगरों का विकास हुआ, तब ये लिखना जाने। अब देखते हैं इसके प्रश्न और उत्तर की थोड़ी चर्चा करते हैं। तो अतीत के बारे में तुम क्या जानते हो? तो अतीत का मतलब होता है मानव के इतिहास के बीते हुए ज़माने, यानी कि बीते हुए समय को हम अतीत कहते हैं। अतीत के अध्ययन के लिए मुख्य रूप से पुरातत्व संबंधी वस्तुएं जैसे हस्तलिपियाँ, सीपी, हड्डियाँ, विभिन्न जानवरों की हड्डियाँ और आप कह सकते हो कि मृदभांड इत्यादि स्रोत के रूप में उपयोग होता है। पुरातत्व विज्ञान क्या है? तो पुराने अवशेषों के अध्ययन जिसमें किया जाता है उसे पुरातत्व विज्ञान कहते हैं। अतीत के अध्ययन में इससे क्या सहायता मिलती है? तो अतीत के अध्ययन में इससे इन चीज़ों से हमें उस समय के रहन सहन की जानकारी प्राप्त होती है। अब आगे की बात करें तो आरंभिक काल की बस्ती या झोपड़ी या गांव का अपनी कॉपी में चित्र बनाओ और कोई मॉडल बनाओ। ये कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। इसके लिए ये जो है ना, ये फिलहाल छोड़ सकते हैं, इसको लिख सकते हैं आप। ताम्रपाषाण युग के लोगों के कुछ औजारों के चित्र बनाओ। बताओ कि पाषाण युग के औजारों से वे किस प्रकार भिन्न थे। तो देखिए, अब ये इसकी बात करें तो ताम्रपाषाण युग के लोगों के औजार जो थे वो काफ़ी ज़्यादा अलग थे, क्योंकि इस समय जो है ना, ये लोग अच्छी तरीके से इन्हें तैयार करना सीख गए थे। अब ये सारे के सारे प्रश्न है, इसके बारे में हम किसी दूसरे वीडियो में चर्चा करेंगे। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही।
और अगली मतलब इस पूरे के पूरे सीरीज के ख़त्म होने के बाद हम लोग रिवीजन के टाइम में क्वेश्चन आंसर की चर्चा करेंगे रिवीजन के माध्यम से। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, और अगली वीडियो में हम जानेंगे प्रारंभिक नगरों का विकास। प्रारंभिक नगरों का विकास, यानी कि नगरों का विकास किस तरीके से हुआ इसके बारे में जानेंगे। एक बार एक देख लेते हैं। यह है कुछ मोहनजोदड़ो की का एक हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, तो अगले भाग में हम लोग नगर जीवन का आरंभ जानेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।